साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल में मैं डेली 15 से 20 मिनट का वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगामी दोस्तों में जो DRDO की एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये अपनी जो क्वेश्चन सीरीज है, जो कि दोस्तों हर साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनमें से निकाली हुई क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांजिस्टर में तीर के निशान वाला टर्मिनल होता है। तो बात किसकी कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे यह ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर क्या है दोस्तों, ये कि सेमीकंडक्टर है, मतलब कि अर्धचालक होता है, जो साथियों सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के बने हुए होते हैं। यह कौन से पदार्थ कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ कहलाते हैं। तथा साथियों जो ट्रांजिस्टर होता है, यह निम्न धारा या निम्न वोल्टेज डिवाइस होता है। तो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है हमें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यह जो अपना तीर का जो निशान होता है ये किसे दर्शाता है, प्रकार के होते हैं। क्या होता है दोस्तों, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर और एक होता है NPN ट्रांजिस्टर। दोस्तों आप सबको इनके सिंबल भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए सिंबल बना देता हूँ। ये दोस्तों अपना हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा कलेक्टर, ये हो जाएगा ईमीटर। तो ईमीटर में क्या होता है, जब PNP होगा तो जो तीर का निशान होगा साथियों वो किधर होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। इसका आपको खास विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमें कि तीर का निशान क्या दर्शाता है, तो वो क्या दर्शाता है दोस्तों, ईमीटर को दर्शाता है, ठीक है। अब NPN का जो सिंबल है दोस्तों, तो वो भी सेम ऐसा ही बनता है, उसमें एक ही चेंज रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज रहता। कि जो तीर का निशान है दोस्तों वो क्या होता है, बाहर की ओर रहता है, ठीक है। बाहर की ओर इन द सेंस मतलब दोस्तों ईमीटर की ओर, मतलब कि जो अपना NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा का प्रवाह बेस से ईमीटर की ओर होता है, ठीक है। तथा जो PNP ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा का प्रवाह ईमीटर से बेस की ओर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भीगी अवस्था में मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है। जो मानव होता है दोस्तों, जब भीगा है या फिर गीला है, नमी युक्त है, तो उस कंडीशन में उसके शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, वह 1 किलो ओम के लगभग होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायोड का एनोड होता है, मतलब जो डायोड होते हैं साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है, 2 सिरे होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव सिरा, एक होता है नेगेटिव सिरा, ठीक है। पता होना चाहिए आपको ये, तो है ना, ठीक है। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि एनोड सिरे को क्या बोलते हैं, तो उसे हम धनात्मक सिरा बोलते हैं, ठीक है। और जो साथियों एक होता है नेगेटिव सिरा, जिसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, या फिर इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोडों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इन्होंने हमें क्या में पूछा है, 3 फेज में पूछा है, पर इन्होंने ये नहीं बताया हमें कि यह फुल वेव है या फिर हाफ वेव है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों और उन्होंने कुछ नहीं दिया हो तो आपको क्या मानना है, फुल वेव मानना है। तो उस कंडीशन में 3 फेज में जो डायोडों की संख्या होगी कितनी होगी साथियों, 6 होगी। और आपको सपोज बोलता है कि 3 फेज में हाफ वेव में बोलता है, तो उस कंडीशन में कितनी होगी, 3 होगी। और साथियों अगर आपको बोलता है सिंगल फेज बोलता है और फुल वेव है ना, सिंगल फेज फुल वेव है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे ट्रांजिस्टर की मतलब क्या है कि अपना जो डायोड की संख्या होगी साथियों कितनी होगी, 2 होगी। और सिंगल फेज में हाफ वेव में कितनी होगी, 1 होगी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा साथियों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, डेल्टा संयोजन में लाइन करंट बराबर होती है। तो दोस्तों जो लाइन करंट होती है डेल्टा संयोजन में किसके बराबर होती है, तो वो होती है साथियों √3 इंटू के फेज करंट के बराबर होती है। तो साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो डेल्टा संयोजन होता है उसमें जो अपना लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तथा जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, ठीक है। तो इसको साथियों आपको फार्मूला भी याद रखना है। क्या फार्मूला याद रखना है कि इसमें लाइन करंट बराबर √3 इंटू के फेज करंट, ठीक है, ये होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमको क्या पूछा है, लाइन करंट बराबर √3 इंटू के फेज करंट होता है, ठीक है। और एक इसका फॉर्मूला बनता है साथियों, वह भी आपको याद रखना है। क्या रखना है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट अपॉन के √3,
मतलब कि जो फेस करंट होती है वो लोड लाइन करंट बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, यह IMP। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वह लंबाई मतलब कि लेंथ पे भी करता है, कटाव क्षेत्रफल मतलब कि एरिया पे भी करेगा। ठीक है, तथा तापमान, ठीक है, टेम्परेचर, इन तीनों पे करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको इसका फार्मूला भी याद रखना चाहिए कि R बराबर क्या होता है, ρL/K होता है। रो क्या है दोस्तों, यह विशिष्ट प्रतिरोध, यल क्या है लंबाई मीटर में, रो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसकी इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। तथा कटाव क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तथा जो रेजिस्टेंस होता है इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, दो लैंप जो प्रत्येक 250 वोल्ट 40 वाट है, दोनों को श्रेणी में 250 वोल्ट से जोड़ा जाए तो कुल शक्ति होगी। तो दोस्तों इन्होंने हमें सबसे पहले देखिए कौन सा क्रम है, यह श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तथा श्रेणी क्रम में जो पावर होता है साथियों PT, टोटल पावर, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/PT = 1/P1 प्लस के 1/P2। ये फार्मूला होता है काय का, श्रेणी क्रम का, किसका, पावर का। तो इस मान में मतलब जो फार्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे। तो जब भी इस फार्मूले के तहत ऐसा आता है दोस्तों, तो इस कंडीशन में आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा, मैं आपको बताता हूँ, A × KB प्लस के AA प्लस के B। ठीक है, A कितना है अपना, इसमें देखिए 2 बोल रहे हैं ना, तो 40 है, तो 40 × के 40 अपॉन कितना हो जाएगा साथियों, 40 × 40 कितना हो जाएगा 80, 4 चौ कितना हो जाएगा यह 16, 00 अपॉन कितना आ जाएगा 80, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 0, मतलब कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख पा रहे होगे अपना कितना आंसर आ रहा है इसमें, 20 वाट आ रहा है। ठीक है, अगर यही आपको समांतर में बोलता तो उस कंडीशन में क्या होता दोस्तों, आपको क्या करना पड़ता, PT बराबर P1 प्लस के P2 हो जाता, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो इसका श्रेणी क्रम। उसमें कौन सा पदार्थ मिलाते, आर्सेनिक टाइप जो पदार्थ होता है उसमें आर्सेनिक को मिलाया जाता है। तो आपको N और जो P है दोनों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, जो अपना हीटिंग इफेक्ट होता है वह कौन सा इसमें ऑप्शन बैठ रहा है, ये पूछना चाह रहा था दोस्त। वह अपना जो थर्मोकपल यंत्र होता है वह अपने विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट प्रभाव पर, इफेक्ट मतलब पर कार्य करता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे,
अर्थ प्रतिरोध को मापा जाता है। तो जो अर्थ प्रतिरोध होता है दोस्तों, उसको किससे मापा जाता है? अर्थ टेस्टर की सहायता से मापा जाता है। तथा जो मेगर होता है साथियों, इससे इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के मध्य प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है, आप सबको पता होगा, आप सबने देखा होगा, अपने घरों के बाजू में मोहल्लों में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यह अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें LT तथा HT, ठीक है, 2 टाइप्स की वाइंडिंग होती है। LT मतलब लो टेंशन होता है, HT मतलब कि हाई टेंशन होता है, ठीक है। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है साथियों, उसमें क्या होता है, 11 kV साइड इनकमिंग मतलब कि HT साइड होता है, तथा 415 वोल्ट क्या होता है दोस्तों, आउटपुट मतलब कि सेकेंडरी में होता है, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। जो कि इसका कनेक्शन कहाँ में होता है साथियों, डेल्टा टू स्टार में होता है, ठीक है। यह भी पता होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वह डेल्टा टू स्टार में होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, अपना क्वेश्चन था अपना, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, वह क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। अब इन्फिनिटिव क्यों होगा, आपको यह बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि जो अपनी प्राइमरी वाइंडिंग होती है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकली संबंध नहीं होता। मतलब कि यह प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकली सोल्डरिंग की हुई या फिर किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं होती है। ओनली हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमेशा प्राइमरी साइड में क्या होता है, AC दी जाती है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, फ्लक्स का छेदन होता है, जिससे क्या होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें भी EMF मतलब कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है, ठीक है। यह क्या होता है दोस्तों, इंडक्शन के सिद्धांत पे, मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तथा प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें होती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर सपोज आपको साथियों, अगर प्राइमरी टू सेकेंडरी में अगर आप मेगर से चेक करते हैं और आपका मेगर अगर सपोज क्या दिखा रहा है, शून्य दिखाता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य आपको शून्य रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से वाइंडिंग क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है, जिससे क्या हुआ है, मतलब अपना ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है। तो दोस्तों आपका जब भी ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन चेक करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, प्राइमरी टू सेकेंडरी का जो दिखाता है वो क्या दिखाना चाहिए दोस्तों, इन्फिनिटिव दिखाना चाहिए, मतलब कि अनंत दिखाना चाहिए। तब उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर है वो क्या होगा, राइट होगा, अच्छा होगा, ठीक है। इसका आंसर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। एक चलती हुई फेरन मोटर मतलब कि इंडक्शन मोटर का एक फेज उड़ जाना कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, सिंगल फेजिंग कहलाता है, ठीक। करना क्वेश्चन देखिए आगे। लैंप की IU वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, घट जाएगी, क्योंकि उसे अधिक वोल्टेज मिलेगा तो उसका वो जो वर्किंग है वो खराब हो जाएगा, है ना, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 230 वोल्ट की DC मोटर को 230 वोल्ट की AC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा साथियों, वह कम दक्षता व अधिक स्पार्किंग देगी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब, क्या होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब, आपने देखा ही होगा, है ना। लाइट की IU कितनी होती है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसकी जो IU होती है वो कितनी होती है, 7500 घंटे, 7500 कार्य या फिर वर्क हावर इसको बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेटर द्वारा पैदा EMF को बाह्य परिपथ में प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो अल्टरनेटर होता है उसमें हमेशा क्या होता है, AC विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तथा हमें बाह्य परिपथ को स्लिप रिंग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। स्लिप रिंग क्या करती है साथियों, हमें बाह्य परिपथ के रूप में हमें AC प्रदान करती है, तथा जो स्प्लिट रिंग होती है वह क्या होता है, DC प्रदान करती है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना है साथियों, क्या बोल रहा है, वाल्व का कार्य सिद्धांत होता है। अब दोस्तों इन्होंने वाल्व पूछा है, तो वाल्व ये क्या होता है कि ये ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम वेपर लैंप किस रंग का प्रकाश प्रदान करता है।
अब साथियों इन्होंने हमें कंडीशन नहीं दी है कि जब वह चालू हो रहा है या फिर बंद हुआ है, या मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला, ओनली क्या बोला है कि कैसा कलर होता है। तो आपको सबको जनरली पता ही होगा कि जो सोडियम वेपर लैंप होता है वह क्या होता है, येलो मतलब कि पीला कलर का प्रकाश देता है। अगर सपोज आपको दोस्तों पूछता है कि जब सोडियम वेपर लैंप चालू हो रहा हो तो उस समय क्या होता है दोस्तों, वह हल्का गुलाबी प्रकाश देता है जब स्टार्ट हो रहा हो। और उसको दोस्तों स्टार्ट होने में करीब करीब 5 से 10 मिनट का समय लगता है पूरा स्टार्ट होने में, ठीक है। अगर आपने क्या किया, स्टार्ट किया, चालू हो गया और उसको बंद कर दिया और तुरंत स्टार्ट किया दोस्तों, तो फिर वह और अधिक समय लगता है, मतलब कि वह 10 से 15 मिनट का समय लेता है उसमें, ठीक है, पूरा फुल मतलब कि स्टार्ट होने में, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे कि आगे निम्न में से कौन सी शर्त ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ने की नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समान उल्टता होना चाहिए, समान फेज क्रम भी होना चाहिए, RY भी होता है, समान ध्रुवता भी होनी चाहिए। लेकिन जो समान धारा होती है इसकी कंडीशन को अप्लाई नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर यह आ जाएगा, ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न तापमान पर कोई ऊष्मक तंतु ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी प्रदान करने लगता है, तो वो किस टेम्परेचर पर, किस डिग्री सेल्सियस पे ऐसा करता है दोस्तों, तो वह होता है अपना 900 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर 4.5 एम्पियर धारा लेती है। यदि पावर फैक्टर का मान 0.8 हो तो शक्ति कितनी होगी। अब साथियों देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि इन्होंने क्या बोला, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज बोला है। 240 वोल्ट साथियों सिंगल फेज की सप्लाई है, तो उस कंडीशन में जो अपना पावर होगा वो क्या होगा दोस्तों, √1 इंटू के VL इंटू के IL इंटू के cos फाई होता है, आपको सबको पता है, ठीक है ना। तो देखिए इस फार्मूले में इसका मान रख देंगे जो जो दिया हुआ है, और √1 का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। VL कितना साथियों, VL मतलब कि लाइन वोल्टेज कितना दिया है इसमें, या फिर लोड वोल्टेज, ठीक है, कितना दिया है 240 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू के लाइन करंट कितनी दी है 4.5 दी हुई है, ठीक है, इनटू इसका जो अपना पावर फैक्टर है कितना दिया है दोस्तों 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। जब आप इन सब का मल्टीपल कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा साथियों, करके देखिए, इसका मैंने करके देखा, इतना आ रहा है, कितना आ रहा है 864 वाट इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो पावर होता है इसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो AC परिपथों का वह गुण जो उल्टता के मानों में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है वह क्या कहलाता है। अब क्वेश्चन को देखिए आप, इन्होंने क्या बोला है उल्टता के मानों में। अब वोल्टेज के मानों में क्या होता है दोस्तों, यह कैपेसिटेंस कहलाता है, मतलब उल्टता के मानों में जो विरोध उत्पन्न करता है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। सपोज अगर आपको धारा के मान में बोलता विरोध उत्पन्न करता तो उसे इंडक्टेंस आता है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति मापी यंत्र जुड़ा होता है। जो आवृत्ति मापी मतलब फ्रीक्वेंसी मीटर, तो फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है साथियों, हर्ट्ज होती है, तथा जो भारत की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने हर्ट्ज होती है 50 हर्ट्ज होती है, तथा इसका टॉलरेंस कितना होता है ±3% होता है। एग्जाम की दृष्टि से आपको यह सब याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, समांतर क्रम में, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है वह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो साथियों आज के जो अपने 25 क्वेश्चन थे वह मैंने आपको क्लियर कर दिया, साथ में जो भी क्वेश्चन बनता था वो भी बता दिया। तो साथियों इसी टाइप की डेली की वीडियो मैं इसमें डालते रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।